पदार्थ के गुणों के बारे में हमको बात करना है, तो पहला जो गुण है ना, पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो, पुराने समय में ऐसा माना जाता था, जो ऋषि मुनि महात्मा थे उनका मानना यह था कि पदार्थ जो है वो लकड़ी के टुकड़े की भांति है, या बड़े बड़े टुकड़े में ही पाए जाते हैं। बट आधुनिक प्रयोगों से, या हमारे पास ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, प्रायोगिक सबूत है, जिसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि पदार्थ बड़े बड़े टुकड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए। बातें समझ में आ रही? इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ बात है जो देख लेते हैं। तो पुराने समय में जो हमारे दार्शनिक थे, ऋषि मुनि महात्मा थे, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि कोई भी पदार्थ जो है वो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से मिलकर, इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन से तत्व? यहाँ पर देखो, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए पदार्थ को पंच तत्व भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इस पांचों को पंच तत्व बोला जाता है। इन पंच तत्वों से मिलकर ही पदार्थ का निर्माण होता है। और ये पंच तत्व क्या क्या है? देखो, यहां से तुम्हारे सामने नजर आ रहा है। वायु वायुमंडल में होता है, इसके अलावा आकाश है तुम्हारे पास, पृथ्वी है, और देन हमारे पास फायर यानी कि आग है। ठीक है, तो ये बात तुमको यहां से समझ में आ जाता है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़े जी, आ जाओ। अब यहां पर हमको साबित करना है, बताना है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? कि कोई भी पदार्थ, सपोज हम अगर तुमको बोले कि चीनी का उदाहरण ले, चीनी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, और जल भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। ये इसको हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक क्रियाकलाप करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास एक गिलास में जल है, जैसा कि तुमको दिख रहा है, और थोड़ा सा चीनी लेते हैं। अब गिलास में जो जल है ना, गौर से देखना, यहाँ पर गौर से देखने की जरूरत है। गिलास में जल तुम्हारा इस पॉइंट तक है। कहां तक है? इस पॉइंट तक है। अब ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ये वाला आ जाओ। तो गिलास में जल हमारा इस पॉइंट तक ही है, यहां तक है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, इस गिलास वाले जल में थोड़ा सा चीनी डालेंगे। सपोज यहां से हम चीनी डाल रहे हैं, और चीनी हमने यहां तक डाल दिया। अब चीनी जैसे अगर हम यहां तक डालेंगे ना चीनी, तो इस गिलास का लेवल शुरुआत में बढ़ेगा, पानी का लेवल यहां तक बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जितना चीनी हमने डाला, अंदर में चीनी जगह ले, कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ जगह तो घेरेगा। तो अगर चीनी को डाल रहे तो जाहिर सी बात है चीनी भी गिलास में जगह खोज रहा है, और जब जगह खोजेगा तो इस पानी का लेवल यहां तक बढ़ जाएगा। यहां तक तो सही है, यहां तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पदार्थ को डाले हैं, पदार्थ जगह घेर रहा है, और फिर क्या हुआ, पानी का लेवल बढ़ा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे अगर पानी में चीनी को घोल दे, मतलब चम्मच से अगर मिला दे, तो अब होगा चमत्कार। अब क्या चमत्कार होगा, देखना जरा। अब होगा ये कि ये चीनी गायब हो जाएगा तुम्हारा, और ये जो जल का स्तर पहले बढ़ा था ना, ये भी फिर से नीचे आ जाएगा, ये भी फिर से नीचे आ जाएगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? देखो, इसका रीजन समझते हैं हम लोग। इसका रीजन क्या है, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन समझ। देखो, कोई भी पदार्थ है ना, अगर हम गौर से देखें, आ जाओ यहां से, थोड़ा सा पेन का अपन कलर चेंज करते हैं। तो देखो, यहां से कोई भी पदार्थ है ना, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर में कोई पदार्थ रखा हुआ है। अब किसी भी पदार्थ के कण जो है ना, दो बात होता है। एक तो कण के बीच में खाली स्थान होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। एक बात, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, जिसको हम लोग अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। दूसरी बात है कि पदार्थ के ये जो कण है ना, ये हमेशा गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा गतिशील होते हैं। दो बात को समझना। जब हमने चीनी के अंदर में पानी को डाला तो हुआ क्या? पानी के कण पहले से गतिशील है, हालांकि हम उसको और ज्यादा गतिशील कर रहे हैं चम्मच की मदद से, बट पानी का कण पहले से गतिशील है। चीनी जो हमने डाला उसका कण भी पहले से गतिशील है। जब पानी और चीनी का कण जब टकराएगा, तो जो चीनी का कण है और ज्यादा छोटा होगा। चीनी का जो क्रिस्टल है, कण नहीं बोल सकते, क्रिस्टल है, जिस रूप में चीनी होता है, चीनी का एक दाना जिस रूप में होता है, उसको हम चीनी का क्रिस्टल बोलते हैं। जो चीनी का क्रिस्टल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो छोटे छोटे कण बन जाएंगे, और वो
सब छोटे से छोटे कण में टूटने के बाद क्या होगा कि सपोज अपने पास ये जो है ना जल के कण है, ये जो तुमको कण दिख रहा है ये जल के कण है, इसके कण है, जल के कण है। और इस बीच में क्या होगा, ये चीनी है, मान लो बड़ा वाला चीनी कण है, तो ये चीनी का कण क्या होगा, पहले टूटेगा, छोटे छोटे कणों में टूटेगा। अब ये कण क्या होगा कि यहां पर इस बीच में आकर के एक कण, दो कण, तीन कण, चार कण हो सकता है, जितना जगह होगा उस जगह के हिसाब से चीनी का कण पानी के कणों के बीच में जाकर के बैठ जाएगा। यही रीजन है कि जब पानी चीनी में घुल जाता है, इसका मतलब चीनी का कण छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में बटा, फिर जो पानी के कणों के बीच में खाली स्थान है वहां पर जाकर के चीनी का कण समा जाता है, तो हम नहीं देख पाते हैं। यहाँ आई होप यहाँ पर तुमको दो बातें समझ में आई। पहले तो पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, और दूसरा पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अगर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के नहीं बना होता तो हम लोग कैसे यहाँ पर एक चीनी के कण का गायब होना यहाँ पर हम लोग नहीं समझ पाते। ये तभी समझा जा सकता है, चीनी अगर पानी में विलीन हो रहा है, गायब हो रहा है, ये तभी समझा जा सकता है जब हम चीनी को भी पदार्थ माने और पानी को भी पदार्थ माने। तब समझ में आता है कि चीनी का कण जो है वो छोटे छोटे कणों में और ज्यादा बट करके, चीनी क्रिस्टल छोटे छोटे कणों में बट करके पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान था उसमें विलीन हो गया। आई होप ये बात तुमको समझ में आया होगा। आगे बढ़ो, एक और उदाहरण है हमारे पास, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। 4-5 गिलास लेते हैं और सब गिलास में पानी को भरते हैं, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं और क्या करते हैं, गिलास में डालते हैं। जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट को गिलास में डालेंगे पूरे पूरे गिलास का जो पानी है वो रंगीन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गिलास के अंदर में जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो पूरी तरीके से समान बराबर मात्रा में हर एक जगह पर घुल चुका है। ठीक है, पूरे जल को रंगीन किया, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो है जल में जो है वो पूरी तरीके से मिल चुका है। अब क्या करना है हमको, देखो यहां से, अब देखना यहां से हमको करना क्या है, थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे और एक दूसरा गिलास लेंगे, सपोज 1 चम्मच लेंगे और एक दूसरा गिलास लेंगे, उसमें लेके डाल देंगे, पानी उसमें पहले से भरा है, जो गिलास है उसमें पानी पहले से भरा है। तो दूसरा, अब थोड़ा सा अगर पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे हैं ना तो उसमें जल आएगा और थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट का कण आएगा। अगर 1 चम्मच की बात करें तो 1 चम्मच में थोड़ा सा ही पोटेशियम परमैंगनेट का कण आएगा, बट उसको अगर दूसरे गिलास में डाल रहे हैं तो दूसरे पूरे पानी को रंगीन कर रहा है। इसका मतलब वो जो छोटा सा थोड़ा हमने लिया था पोटेशियम परमैंगनेट, 1 चम्मच जो पोटेशियम परमैंगनेट लिया था और पानी का जो विलयन निकाला है इस वाले कंटेनर में से, इसका मतलब इस वाले कंटेनर में से जो हमने थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट और पानी का जो विलयन लिया है उसमें बहुत सारे पोटेशियम परमैंगनेट के कण है। और ये तभी संभव है जब पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हो। आ जाओ, तो हमने कहा दूसरे वाले में डाला तो ये नीला हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे अपन, गौर से देखना, इसमें से क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा 1 चम्मच और पोटेशियम परमैंगनेट ये और जल का विलयन निकालेंगे और तीसरे वाले कंटेनर में डालेंगे, तीसरे वाले गिलास में डालेंगे। तो तीसरा वाला गिलास भी देख रहे हैं रंगीन हो रहा है। इसका मतलब अब अगर इसमें से हमने पोटेशियम परमैंगनेट को निकाला है ना इसमें से, तो इसमें थोड़ा सा कण आया होगा, 1 चम्मच में थोड़ा ही कण आएगा और इसमें डालने पर फिर भी ये पूरा रंगीन हो रहा है। तो मतलब थोड़े से जगह में कितना ज्यादा कण आ रहा है ये समझो बात को। 1 चम्मच बहुत थोड़ा होता है और उतना ही जगह में बहुत सारा पोटेशियम परमैंगनेट के कण आ रहा है। इससे हमको समझ में ये आता है कि पदार्थ जो है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, इतने छोटे कणों से बने होते हैं कि उसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं और कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, खाली आंखों से तो दिखेगा भी नहीं। तो ये बात समझ में आ गया तुमको, आगे देखो।
तो यहाँ पर हमने दो बातों के बारे में जाना, पदार्थ के दो गुणों के बारे में जाना। पहला, पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं, और दूसरा हमने जाना पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और चीनी वाले एक्सपेरिमेंट के जरिए। ठीक है जी, ये दो बातें तो हमको समझ में आ गई। तीसरा है, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। अब ये कैसे समझेंगे, तो वो हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। अगर एक्सपेरिमेंट की बात करोगे तो यहाँ पर कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट। जब हमने पानी के अंदर में चीनी को डाला था तो हमने बताया था कि पानी के जो चीनी के जो कण है ना, पहले जो क्रिस्टल है, चीनी के जो क्रिस्टल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में, कणों में बंटने के बाद क्या होता है, पानी के बीच में जो खाली स्थान है उसमें समा जाता है, जिससे चीनी विलुप्त हो जाती है, चीनी गायब हो जाती है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, एक तो चीनी के कण बहुत छोटे होते हैं, पानी के कण बहुत छोटे होते हैं, और दूसरी बात है कि पानी और चीनी के कण, पानी के कण के बीच में तो खाली स्थान होगा ही, लेकिन चीनी के कण के बीच में कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा भी खाली स्थान जरूर होगा। ठीक है, तो ये फिर है हमारे पास पदार्थ कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये तो हमने समझ लिया। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। अब इसके लिए हम क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़ा सा इंक लेंगे और पानी का गिलास लेंगे। अब पानी के गिलास में जैसे ही हम इंक डालते हैं तो पूरे पानी में धीरे धीरे करके क्या होता है, इंक घुलना शुरू हो जाता है और पूरे पानी में घुल जाता है। या अगर तुम चीनी जो है पानी के अंदर डाल के छोड़ दो कुछ समय के लिए, तो वहां पर भी क्या होगा कि चीनी धीरे धीरे करके क्या होगा, पानी के अंदर घुल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया ना, इससे जब शुरुआत में ही बताया हमने कि देखो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। यहाँ पर अगर पानी के अंदर चीनी को डाल रहे हैं तो पानी का जो कण है और जो चीनी का कण है दोनों गतिशील है, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे चीनी का कण टूटता भी है ना। तो पदार्थ ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कण सबके गतिशील होते हैं, किसी के ज्यादा गतिशील होते हैं, किसी के कम गतिशील होते हैं। तो इंक वाले प्रयोग से हमको समझ में क्या आता है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। एक बात और है, अगर पदार्थ को यदि अपन गर्म करते हैं ना, पदार्थ को यदि हम गर्म करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि इसके जो कणों की गति होती है ना वो बढ़ जाती है, जिसके कारण तेजी से जो स्याही है वो घुल जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा ठंडे पानी का गिलास है, यह वाला देखो गौर से देखना जरा, ये वाला जो है ठंडे पानी का गिलास है यहाँ पर हमारे पास, और दूसरा वाला गिलास जो है ये वाला, ये गर्म पानी का गिलास है। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो ठंडे पानी के गिलास में इंक जो है वो थोड़ा सा विलंब से घुल रहा है, इस वाले में थोड़ा सा विलंब से घुल रहा है, और इस वाले में जो है बहुत जल्दी घुल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ठंडे पानी का गिलास है उसमें स्याही के कण और जल के कण दोनों ही कम गति से गतिशील है, जबकि गर्म पानी वाला जो गिलास है उसमें जल के कण तो ज्यादा गतिशील था ही, लेकिन जैसे ही स्याही का कण उसमें जाता है वो भी गर्म होगा और उसकी भी गतिशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये बातें समझ में आ गई तुमको, आगे बढ़ जाओ। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए एक और उदाहरण लेंगे, हमारे किचन रूम में यानी कि रसोई घर में जो भी खाना बनता है वो उसका सुगंध हमको दूर से ही आने लगता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, जो जिस भी मसाले का प्रयोग रसोई घर में किया जा रहा है, जब मसाले को गर्म किया जाता है ना तो वो हवा के कण के साथ, क्योंकि जब मसाले को गर्म करेंगे तो मसाले का कण क्या होगा, गतिशीलता उसकी बढ़ जाएगी, गतिशील हो जाएगा, और गतिशील होने के बाद वो क्या होगा, हवा में मिल जाएगा। अब चूंकि वहां का हवा भी गर्म है, हवा तो हर जगह जा रहा है, तो हवा गर्म होने के कारण क्या होगा, पूरे वातावरण में फैल जाएगा। और चूंकि वातावरण में अब क्या है, वातावरण में अब जो है वो जो मसाले का जो कण था वो मिल चुका है, इस वजह से हमको खाने की सुगंध दूर से ही आ जाता है।